नमस्कार, जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 13 मार्च से भराड़ीसैंण में आहूत होना है बजट सत्र। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। महिला भागीदारी को प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, आधी आबादी देश का मान। महिला दिवस का पूरे हफ्ते भर मनेगा जश्न। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चौपट होने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। इस चीफ करण माहरा ने सीएम धामी पर बोला हमला। का अपराधियों को सरकार और पुलिस द्वारा मिला संरक्षण। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चौपट। हरिद्वार में 63 हेड कांस्टेबल बने एएसआई। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। एसएसपी अजय सिंह ने लगाए जवानों के कंधों पर स्टार। 63 हेड कांस्टेबल बने एएसआई। दरारों का दर्द लेकर राजधानी देहरादून तक मार्च पर निकले 9 युवा। पैदल नापेंगे करीब 300 किलोमीटर तक की जमीन। जोशीमठ संघर्ष समिति ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर लग सकती है मोहर। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर हो सकता है फैसला। राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति पर हो सकता है फैसला। 13 मार्च से भराड़ीसैंण में आहूत होना है धामी सरकार का बजट सत्र। उधर उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बने विधानसभा भवन में पेश करने वाली है। राज्य सरकार भी इस बजट को लेकर अपनी तैयारियों में है, जबकि विपक्षी दल राज्य सरकार को विधानसभा में घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। गैरसैंण में होने वाले इस बजट सत्र को लेकर विपक्षी दल ने विधानसभा सत्र के छोटे कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहता है और उन पर विधानसभा में चर्चा भी करना चाहता है। गैरसैंण में हम चिंतित हैं इस बात से कि सत्र बहुत कम दिन का बुलाया गया है और क्योंकि विषय इस समय इतने हैं। यहाँ अंकिता भंडारी केस, वीआईपी का नाम आज तक बाहर नहीं आया। एस राजू ने SSSC घोटाले के बाद इस्तीफा देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सफेदपोश नेता मुझे जांच नहीं करना देना चाहते। उस सफेदपोश नेता तक अभी बात नहीं गई है, उसके विषय में क्वेश्चंस होंगे। पटवारी भर्ती घोटाला है जिसमें लीक पेपर हुआ है, गोपन के अधिकारी पकड़ गए, इसके विषय उठने हैं। हिमालय दरक रहा है जिसमें जोशीमठ भी है, जिसमें हमारे कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर भी है, जिसमें गोपेश्वर भी है, जिसमें उत्तरकाशी भी है, जिसमें धारचूला भी है, कपकोट भी है, आपका टिहरी से लगा हुआ क्षेत्र भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं।
उत्तराखंड में महिला दिवस का पूरे हफ्ते भर जश्न मनेगा। इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला भागीदारी प्रोत्साहन विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में इस वर्ष 8 मार्च तक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एवं गृह विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर के साथ साथ जनपद और विकासखंड स्तर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास एवं गृह विभाग की संयुक्त भागीदारी रही। इस दौरान महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं हेतु ई पेपर का अनावरण, किशोरियों की आत्मरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, मूवी का लोकार्पण और विभिन्न जनपदों में सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकारी और गैर सरकारी महिला और पुरुषों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। लोगों ने भी सम्मान प्राप्त किया और साथ साथ में जिन बालिकाओं ने यहाँ पर आत्मरक्षा के गुण सीखे और बड़ा संदेश यहाँ पर आज महिलाओं को और बालिकाओं को देने का काम किया, ऐसी हमारी सभी बालिकाएं, सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के प्रथम दिन तो एक हो चुका है, लेकिन औपचारिक शुरुआत में मैं सबका स्वागत करती हूँ और हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करती हूँ। चूंकि 11 बजे से कैबिनेट है तो इसलिए बहुत लंबा माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हर प्रकार से मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं जो है वह देने का काम किया है। आज महिलाएं पोषण के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, चाहे वह गर्भवती महिला हो, चाहे गर्भधात्री महिला हो, चाहे उसको दूध देना हो, चाहे उसको केले देने हो, चाहे उसको अंडे देने हो, यह तीनों चीजों का जो है आज महिलाओं को उनके पोषण के निमित्त, ताकि हमारे बच्चे अथवा महिला किसी भी प्रकार से कुपोषण का शिकार न होने पर। हमने सबसे पहले किसी से सीखा होगा तो अपनी मां से ही सीखा होगा। हम जानते हैं हमारे प्रदेश में, इस प्रदेश को बनाने में, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक और हमारे प्रदेश की जो मातृशक्ति है उसने बहुत जो कठिन परिस्थितियां हैं, कई बार पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं कि आपने जो मातृशक्ति को 30% आरक्षण का जो आपने निर्णय किया है, जो आप विधेयक लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूं उनसे कि हमारे यहाँ पूरे देश भर में भी बहुत सारी जगह पर कठिन स्थितियां हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, बहुत स्थितियां हैं। उन स्थितियों में भी हमारी माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये विशेष प्रावधान किया है और हर किसी में मातृशक्ति का योगदान रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है। तो वहीं ऋषिकेश में बुधवार को मुनि की रेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व भर में योग का संदेश दे रहा है। योग न पुरातन है न नूतन है, योग सनातन है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पूरी दुनिया भारत की सनातन विधियों और परंपराओं को अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि G20 सम्मेलन की 2 बैठकें योग नगरी में होंगी। विभिन्न देशों में योग नगरी की छवि विकसित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग के क्षेत्र में सक्रिय योगाचार्य को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 108 वर्षीय योगाचार्य पद्मश्री स्वामी शिवानंद, पद्मश्री रजनीकांत आदि को सम्मानित किया। 7 मार्च तक गंगा रिजॉर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन संध्याकालीन गंगा आरती के दौरान लाइट शो आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं अब देहरादून राज्य में मेडिकल स्टोर पर अनिवार्य होगी फार्मासिस्ट की तैनाती।
मेडिकल स्टोर पर तैनात हैं पंजीकृत फार्मासिस्ट या नहीं, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसको सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नशीली और नकली दवाइयों की रोकथाम के लिए भी किया जाएगा मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण। एक लाइसेंस पर एक से अधिक मेडिकल स्टोर संचालित होने की भी शिकायत मिलती रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मेडिकल स्टोरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है इस गाइडलाइन के तहत? निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो नशीली दवाएं हैं और नकली दवाएं हैं, इनका व्यापार तेजी से फल फूल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार समय समय पर कई अहम निर्णय भी लेती है और लगातार मुख्यमंत्री ड्रग फ्री देवभूमि को इसकी तरफ पहल भी कर रहे हैं। इसको लेकर अब प्रदेश भर में मौजूद जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती की जाएगी और उसका सत्यापन भी किया जाएगा। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जो है उत्तराखंड के धन सिंह रावत, उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रदेश में नकली और जो नशीली दवाएं हैं उनकी बिक्री पर लगाम लगाने को लेकर सख्त कदम उठाने का ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि प्रदेश भर में फुटकर दवा बिक्री के लिए जो है 12,000 से अधिक मेडिकल स्टोर यहाँ पर पंजीकृत हैं और इसी के निरीक्षण के साथ ही वहां पर अब दवाइयां सही मात्रा में दी जाए, इसके लिए फार्मासिस्ट तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में 12,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पंजीकृत हैं और प्रदेश भर में जो फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 22,000 है। ऐसे में बहुत सारी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को आई थी कि बहुत जगह बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल दुकानों का संचालन हो रहा है। कहीं एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन पर कई मेडिकल स्टोर भी खुले हैं और इन अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो मेडिकल स्टोर हैं उनके लिए निर्णय लिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऊर्जावान धामी सरकार की शानदार ऊर्जा पॉलिसी कर रही है ऊर्जा प्रदेश के 100% विद्युतीकरण का स्वप्न साकार। उत्तराखंड की अनुष्का को गणित के फॉर्मूले लगाना पसंद है और वो भी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती है। उसकी उम्मीदों को उड़ान दे रही है प्रदेश की कामयाब ऊर्जा पॉलिसी और राह रोशन कर रही है धामी सरकार। आज हमारे पहाड़ों में जगह जगह रोशनी पहुंच रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत सहायता हो रही है और हम इस शानदार पावर सप्लाई के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव में सूर्यास्त तो होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का धामी सरकार का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं ने अपना भरपूर असर दिखाया है, तभी तो उत्तराखंड जगमगाया है। पहले जिन गांवों में बिजली पहुंचाना एक चुनौती थी, वहां झिलमिलाते बल्ब बदलाव की गवाही दे रहे हैं। केरोसिन के लैंप बीते कल का इतिहास है। आज घर घर में भरपूर प्रकाश है, जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं। ये संभव हुआ है धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से। जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर सशक्त बन रहा है ऊर्जा प्रदेश, प्रकाश से विकास धामी सरकार का उद्देश्य। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ।
क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टिटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स को जब से चेयरमैन की कमान मिली है तब से लेकर अभी तक बोर्ड की जमीनों पर कब्जा खाली कराने को लेकर बुलडोजर चलाने की और बुलडोजर केवल वे इसको लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कब्जा की गई किसी भी जमीन पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी जमीन को चिन्हीकरण करने का काम चल रहा है, जब ये कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बिना होमवर्क किए और बिना चिन्हीकरण किए ही ये बयान दे डाला?
कि वक्फ बोर्ड के अधिकार जमीनों पर जो कब्जा है उन्हें बुलडोजर चलाकर बोर्ड जल्दी खाली करवाएगा या उनकी ऐसी कुछ मंशा है भी या नहीं। देखिए, वक्फ की ज़मीनों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है और वक्फ की ज़मीनों में बड़े घोटाले सामने नज़र आ रहे हैं। वक्फ की ज़मीनों को जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो जो रिकॉर्ड उत्तराखंड के पास आना चाहिए था, आज वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम पूछते हैं ये रिकॉर्ड कहाँ है तो पता चलता है कुछ आया नहीं है, हमसे पहले जो होंगे उन्हें पता होगा। तो कुल मिला के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसलिए मैं भी अभी उत्तर प्रदेश गया था और उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जफर फारूकी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो कुछ रिकॉर्ड हमें अवेलेबल कराएंगे। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अपराधियों को सरकार और पुलिस द्वारा संरक्षण देने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस मनमाने ढंग से काम उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का जो हाल है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक कई ऐसे मुकदमे कोर्ट में गए हैं जिनमें उत्तराखंड पुलिस को कोर्ट ने फटकार तक लगाई है। उत्तराखंड में विपक्षी राजनीतिक दल बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर हो रही और किसी पर भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। जैसे इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है उसको पुलिस वर्कआउट कर रही है और जहां अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पे दोनों अलग अलग मैटर्स हैं जहां पे भी अब पुलिस को हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज को यही निर्देश है कि प्रोफेशनल तरीके से एविडेंस कलेक्ट करें और उनको कोर्ट के सामने रखें। जहां पे भी इस पे लापरवाही होता है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची के तहत वरिष्ठता क्रम में एएसआई यानी अपर उप निरीक्षक बने जनपद हरिद्वार के 63 हेड कांस्टेबल्स को हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह सहित अन्य प्रभारीगण द्वारा कंधे पर स्टार लगाकर प्रमोशन की बधाई और शुभकामनाएं दी। एसएसपी सिंह द्वारा सभी को प्रमोशन के बाद बड़ी जिम्मेदारियों को और अधिक तन्मयता और निष्ठा से निभाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। रिश्ता के आधार पर जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हरिद्वार जनपद में 63 लोग एएसआई पर प्रमोट हुए हैं। इन सभी को शुभकामनाएं दी गई है। जहां जहां पर हमारे अधिकारी प्रमोट होकर बने हैं वरिष्ठता के आधार पर, वहां पर चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे मैं स्वयं या कोई ना कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनको स्टार्स भी पहना रहा है। और वो चूँकि एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी बढ़ी है, साथ ही साथ एक उनके लिए इतने सालों के काम करने के बाद जो है उनको एक स्टार्स पहनने का मौका मिला है। तो ये सभी उसमें अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं जहाँ जहाँ वो अपने विजिट्स पर जा रहे हैं, साथ ही उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनको स्टार्स भी पहना रहे हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा। और जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टेटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान।
कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। दुग्ध व्यवसाय से राज्य की आर्थिकी को मजबूत बना रही धामी सरकार का लक्ष्य है रजत जयंती वर्ष तक दुग्ध विकास में प्रदेश हो अव्वल और नया कीर्तिमान स्थापित कर स्वयं समूह हो आत्मनिर्भर और सशक्त। व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर आज ग्रामीणों को दुग्ध समिति से जोड़ा जा रहा है। दुग्ध व्यवसाय को उद्योग की तर्ज पर राज्य में विकसित कर दूरस्थ गांव तक रोजगार सृजन की दिशा में शानदार कामयाबी हासिल कर रही है प्रदेश सरकार। राज्य सरकार 2025 तक प्रदेश में उत्पादित दूध की खरीद और मार्केटिंग को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से रोजाना लगभग 1.85 लाख लीटर दूध की खरीद कर रही है। अब इसी दिशा में पहाड़ों के लिए दुग्ध परिवहन अनुदान स्वीकृत किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को दुग्ध विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आंचल एटीएम, आंचल डेयरी, मोबाइल एटीएम में प्रगति लाने और दुग्ध उत्पादन के साथ साथ महिलाओं को दुग्ध उत्पादन में अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जब से ये डेयरी यहाँ पर खुली है तब से हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा रोजगार मिला है। पहले महिलाएं नीचे रोड पे जाती थी सर, 2-3 किलोमीटर दूर जाती थी दूध लेके, लेकिन जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। डेयरी विकास विभाग द्वारा नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी में 4 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जबकि हरिद्वार में 3 रुपए प्रति लीटर और पौड़ी व देहरादून में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा किया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तराखंड दुग्ध मूल्य